नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल कैच एवरीथिंग में। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 9 अगस्त को समाप्त हो चुका है। और उसके क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसको सॉल्व करके अपलोड कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने पेपर फर्स्ट जो था इसका जीएस और हिंदी का उसको अपलोड कर दिया है सॉल्व करके। और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग और एप्टीट्यूड पेपर सेकंड का जो पहला पार्ट था रीजनिंग एप्टीट्यूड उसके क्वेश्चन आए हैं मेरे पास। तो उसका भी मैं आपको फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखें पूरा और शेयर भी करें। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया था वो रीजनिंग का, वो ये आया था कि प्रयागराज इक्वल टू 28, तो वाराणसी इक्वल टू 25, तो लखनऊ इक्वल टू कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें देख लेना है कि प्रयागराज में कितने लेटर हैं। इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लेटर हैं। अब नौ को जो है 9 लेटर है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 27। और 27 में 1 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, पहला हो गया। ऐसे ही वाराणसी का ही है। अब इसको काउंट कर लीजिए, इस लेटर को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। अब 8 को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा 24। 24 में 1 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 25। ठीक है, और फिर ऐसे ही लखनऊ में आइए, लखनऊ को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ये। 7 में मल्टीप्लाई कीजिए 3 का, और 7 3 के 21 होता है 21। और 21 में जब 1 जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 22। ऑप्शन में 22 था और यही राइट आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक आयत आयत यानी रेक्टेंगल का जो एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल 168 दिया है, और विकर्ण जो विकर्ण दिया है उसका डायगोनल्स जो दिया है वो 25 दिया है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये आयत है जिसकी लेंथ जो है वो एल है, और जो विड्थ है वो बी, चौड़ाई जो है वो बी है, और डायगोनल डी है। तो इसने दे रखा है एरिया 168, और सॉरी, इसने दे रखा है आपका जो एरिया है वो 168 और डायगोनल जो 25। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो एल इंटू बी होता है, और डायगोनल का जो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। ये होता है विकर्ण। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे, जो इसका एक व्यू होता है जो हमें एकेडमी में सिखाया जाता है, तो वो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे ऑप्शन से। तो मान लो अगर मैंने ये ऑप्शन उठाया, आप मैंने ये 3 ऑप्शन समझ लो उठा लिया है, लेकिन फिर मैं ये चौथे पे अगर आया तो ये 24 ऑप्शन को उठाता हूँ मैं। तो इसने क्या बोला है कि एरिया जो है वो 168 है। तो एरिया में एल इंटू बी आता है, ये 168 हो गया। और मैंने फिर ये लेंथ पूछा है तो लेंथ को 24 मान लिया, ये ऑप्शन से उठा के कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आप बी की वैल्यू जो निकालोगे वो आपके पास आ जाएगी 20 ये आप जब काटोगे उसको तो आ जाएगी ये 7। आप काट के देखना, आप काटोगे तो 7 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे पुट करके देखना है कि क्या ये सही है। जो डायगोनल दिया है, डायगोनल जो दिया है, डायगोनल का फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 है। तो एल की जगह एल की वैल्यू रख दीजिए। ये आप जब रखेंगे 24, ठीक है, स्क्वायर, और फिर 7 की वैल्यू, बी की जगह 7 की वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा 7 स्क्वायर इक्वल टू 25। अब देखिए, अगर दोनों बराबर आ जाता है तो मतलब जो मैंने माना है एल इक्वल टू 24 ये राइट है, और बी इक्वल टू 7 ये भी राइट है। तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर जब आप इसका 24 का स्क्वायर निकालोगे तो ये होता है 576, और ये होता है 49 7 का स्क्वायर। अब जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 625। और 625 किसका स्क्वायर है, अंडर इसका किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, आपको अच्छे से मालूम है। तो ये 25 बाहर आएगा, यानी 25 बिल्कुल हमने सही माना था एल इक्वल टू 24। तो ये ऑप्शन से आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा 24। ये आप ऐसे ही रख के देखेंगे, अगर एकेडमिक तौर पर करेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक सीरीज़ दी हुई थी। इसने बोला था कि 10 45 और 231, और यहाँ पे है 1393। तो बोला था कि अगला जो है वो कितना, जो अगला जो इसका पद आएगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लगाया हुआ है इसने, आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे ये ट्रिक लगाया है कि यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 2 मान लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 3 इक्वल टू होता है 6। ठीक है, और 6 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10। अब यही सब जगह आपको लेके चलना है। अब ये 10 यहाँ से 10 आ गया आपको, अब 10 को मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ पे 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसे ही अब आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से।
जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसमें आपने 6 में 4 जोड़ा था, यहाँ पर आप 5 जोड़िए तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब यहाँ पे 45 को लेके चलिए, यहाँ 45 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपने 10 में 4 का मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 5 का करेंगे, और 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा आपका ये 225 आएगा। ठीक है, 225 में यहाँ आपने 40 में 5 जोड़ा था, यहाँ पे 6 जोड़िए, मतलब कुल मिला के मल्टीप्लाई जिससे आपने शुरू में किया था उसका एक एक बढ़ाते चलिए, और जितना जोड़ा था उसका भी एक एक बढ़ाते चलिए। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 231। ठीक है, 231, ऐसे ही 231 आ गया। अब ये आप यहाँ पे आएंगे तो 231 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 6 से, तो ये आपका हो जाएगा, जब 231 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1386। अब यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे आप 7 जोड़ेंगे, जब 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका जुड़ के 1393। ठीक है, 1393 ये आएगा ना, एक बार जोड़ लीजिएगा, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 1393 सही आया, 1393 से अब नेक्स्ट के लिए भी आप वही अपनाएंगे। 1393 को में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया था इससे पीछे, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका जो आएगा वो हो जाएगा आपका 9751। अब आपने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ वो 7 से आपने प्लस किया था, अब यहाँ पर 8 से प्लस कीजिए, फिर ये आ जाएगा 9759। ये ऑप्शन में अगर होगा तो यही ऑप्शन, यही आंसर होगा। और बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि आंसर मतलब ऑप्शन दिए थे तो उसमें एक ये भी था, ये मेरे ख्याल से आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पे आप देख सकते हो कि क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको ज़्यादा। इसने बोला है कि कोई ये भी एक सीरीज़ ये बोला है कि 27, 45, 81 और 28 दे रखा है, तो इसने बोला है फाइंड ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब कौन सा इसमें एक समान नहीं है, 3 तो एक तरह से हैं और चौथा जो है वो एक तरीके से नहीं है। तो आप यहाँ पे दो ट्रिक लगा सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ पर पहला ट्रिक तो आप ये लगा सकते हैं कि पहला तो ये ट्रिक लगा सकते हैं कि देखो 2 + 7 कितना होता है 9, और 4 + 5 कितना होता है, ये भी होता है 9। ठीक है, और 8 1 ये भी कितना होता है 9, लेकिन 2 + 8 क्या होता है, ये 9 नहीं होता, ये 10 होता है। तो जो ऑड नंबर है वो 28 होगा, तो 28 जो है सबसे सही सटीक आंसर होगा, और यही एक सही भी होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देखिए, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा 27, ये भी डिवाइड हो जाएगा 45, और 81 भी डिवाइड हो जाएगा 9 से, लेकिन 28 नहीं होगा, तो 28 जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाइए आप पाँचवें पे। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो देखिए कि पांचवा जो है वो कोई व्यक्ति है जो अपनी प्रारंभिक जगह से 50 मीटर पश्चिम चलता है। देखिए इसको हम बनाएंगे यहाँ पर। कोई व्यक्ति है जो अपनी प्रारंभिक जगह से, मान लो इसकी प्रारंभिक जगह ये है, और डायरेक्शन आप जानते हो, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, और ये वेस्ट होती है। तो इसने क्या बोला है कि 50 मीटर पश्चिम चलता है। मान लो यहाँ से ये पश्चिम चला 50 मीटर, ये 50 मान लिया आपने। ठीक है, 50 मीटर पश्चिम चला, फिर अपने दाएं मुड़कर, मानो ये उसका दाएं क्या होगा, ये ऊपर की साइड होगा, नॉर्थ साइड में, फिर ये 50 मीटर चला, तो ये हो गया आपका दाएं चला। ठीक है, फिर अपने दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। 60 जब चलेगा तो ये यहाँ 50 तक यहाँ हो जाएगा, और 10 और एक्स्ट्रा चलेगा, तो इसने कितना 10 एक्स्ट्रा चला, और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये टोटल 60 चला। फिर ये बोल रहा है कि फिर अपने दाएं मुड़ता है, फिर अपने दाएं मुड़ेगा तो किधर, नीचे की साइड में मुड़ेगा, और 50 चलता है, 50 चलेगा तो इसके बराबर में आ जाएगा। लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था इसकी यहाँ ए पे थी, और फाइनल ये जो है इसकी बी पर है। तो अब इसने पूछा है तो बताइए कि वो अपनी प्रारंभिक जगह से कितनी दूरी पे है। तो ए से चला था और ये बी पे आ गया, तो ये दूरी जो आप देखोगे तो ये कितनी है नीचे की। आप ए से ये चला था तो 50 चला था, लेकिन जब ये ऊपर जाके और फिर अपने इसी डायरेक्शन में चला है तो ये 60 चला था, तो यानी 50 से 10 आगे निकला है। 10 आगे निकला है, तो यही डिस्टेंस होगी, और इसका आंसर जो होगा 10 मीटर होगा। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे आप देखोगे कि ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति ए है जो उत्तर में 10 मीटर चलता है, फिर वापस 6 मीटर। ये भी वही ऐसा ही सवाल है डायरेक्शन का ही, तो इसको ही बना लेते हैं। ए व्यक्ति है जो उत्तर में, उत्तर अभी बताया मैंने, नॉर्थ ऊपर की साइड में होता है, और साउथ नीचे की साइड में मानते हैं, फिर इधर ईस्ट मानते हैं हम, और इधर वेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तर में 10 मीटर चलता है, तो मान लो हमने ये चला दिया इसको 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर चलाइए।
फिर ये बोल रहा है कि फिर वापस 6 मीटर वापस आता है, यानी इसी पर 6 मीटर वापस भी आ जाता है। जब 6 मीटर वापस आ जाएगा तो 6 मीटर वापस आ गया तो बचा कितना, बचा नीचे 4 मीटर। 4 मीटर डिस्टेंस अभी उसकी प्रारंभिक डिस्टेंस से बची हुई है, ठीक है। फिर अपने बाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। थोड़ा सा मैं बड़ा आपको दिखा देता हूँ, रुकिए सॉल्व करके। ये ये अभी ये देखिए, ठीक है, बड़ा बड़ा बना देता हूँ। वो नॉर्थ में 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इस पर 6 मीटर वापस आ जाता है। 6 मीटर वापस आ गया, बचा कितना, 4 मीटर नीचे। फिर बोला है ये कि अपने बाएं साइड में मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। तो आप लगा लो कि जब आप इस साइड में आपका मुंह है तो अपने बाई साइड ये ईस्ट में चलेगा, यानी ईस्ट में चलेगा, तो 3 मीटर ये हो गया। तो ये पूछ रहा है कि अब इसकी प्रारंभिक अवस्था से इसकी जो फाइनल डिस्टेंस जो है वो कितनी है। प्रारंभिक अवस्था से अब इस समय की अवस्था की डिस्टेंस पूछा है, यानी ये मान लो ए से चला था और ये फाइनली ये कहाँ पे पहुंचा, बी पे, तो ए बी की डिस्टेंस पूछा है। तो ये देखा जाए तो ये बन गया आपका क्या, ये एक राइट एंगल बन गया। तो जिसकी जो हाइट है वो 4 है और जो जिसका आधार, जिसको बेस बोलते हैं, वो 3 है। और इसमें भी इसका कर्ण पूछा है जो कि ए बी है। तो आप सिंपल सा यहाँ पर लगा सकते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ए बी बराबर जो है वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर अंडर रूट में ये आ जाएगा और ये 4 चौके 16 होता है, 3 3 का 9 होता है, और दोनों को जोड़ोगे तो ये अंडर रूट में 25 आएगा, ठीक है। और 25 किसका वो है, तो स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, 5 मीटर अपने डिस्टेंस से दूरी पे है। तो 5 मीटर ये आपका इसमें ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन खैर नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है वो 5 मीटर ही आएगा, ठीक है। 5 मीटर ही आएगा। तो ये 5 मीटर समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा, दोबारा बता दूँगा मैं। तो और ये लास्ट जो क्वेश्चन है यह है कि कोई व्यक्ति एक लाइन में बाएं से 12वें स्थान पर है, बाएं से 12वें स्थान पर। मान लो ये एक लाइन मैंने खींच दिया और अपना ही बायां ले लो, तुम्हारा बायां इधर होगा ना, तो ये बाएं ले लो, बाएं से ये कह रहा है कि 12वें स्थान पे है। ये एक लाइन है और उस लाइन में ये 12वें स्थान पे है, ठीक है, ठीक है। और बोल रहा है कि दाएं से भी वो 12वें स्थान पे, यानी इधर से चलोगे तो भी ये 12वें पे है, इधर से चलोगे तो भी ये 12वें पे है, यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए लाइन में टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सवाल करने के लिए अगर ऐसा कुछ भी पूछता है तो जब ये 12 12 बोले कि एक ही जगह पे बाएं बाएं से इतना है और दाएं से भी उतना ही है, तो आप ये होती है टोटल लेंथ, ये नंबर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ में टोटल जोड़ दिया जाता है, 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन ये है लेंथ उस लाइन की, और इसने पूछा है कि टोटल नंबर कितने व्यक्ति हैं उसमें। तो लेंथ में हमेशा एक घटा देने पर व्यक्ति के नंबर निकल के आ जाते हैं। तो 24 में से जब आप एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 23, उसमें टोटल 23 व्यक्ति हैं। कितने, 23 व्यक्ति। तो इसका आंसर कितना होगा, 23, ठीक है, 23। तो 23 आंसर होगा इसका। 23 टोटल 24 लेंथ है, और 24 में जब एक घटाओगे तो वो नंबर ऑफ जितने भी उसमें पर्सन बैठे होते हैं उनका नंबर आ जाता है। तो 24 में एक घटाओगे तो 23 व्यक्ति, इसका आंसर होगा 23, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाइए आप, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिख रहा है आप लोग को ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है सीरीज दी हुई है ये भी कि 27 81 54 31 93। तो अगला जो इसमें जो आएगा वो डिजिट कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दो तरीके की सीरीज बन रही है, अलग अलग इसका पार्ट कर दिया गया है। आप अगर ध्यान दें तो ये देखिए ये 27 है, जब 27 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 27 तियाँ 81 होता है, और 27 तियाँ 81 होता है, और 27 दूना 54 होता है। ऐसे ही जब यहाँ से एक पार्ट हो गया, अब यहाँ से इस पार्ट को लीजिए, 31 तियाँ जो होता है, 31 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 93 होता है। और जब 31 का फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 62। तो आंसर क्या जाएगा आपका, 62 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 62 आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 9वां।
ये बोल रहा है कि बी मीन्स जो है यहाँ डिवाइड का चिन्ह है और सी मीन्स जो है प्लस का चिन्ह है। तो ए मीन्स नेगेटिव दिया है, डी तो ये क्वेश्चन दिया है कि आप बताओ इसके वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, वी का मतलब जो भी दिया है उसकी जगह वो भर देंगे, सी का जो भी दिया है उसकी जगह वो भर देंगे। तो आप अगर 30 ये लिखा हुआ है 30, फिर बी की जगह आप भागे का निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद 5 है, 5 के बाद ए का मतलब क्या दिया है, ए का मतलब दिया है निगेटिव, निगेटिव कर देंगे। उसके बाद 22 है, 22 के बाद सी है, सी का मीन्स जो है, प्लस का निशान लगा देंगे। फिर 40, 40 के बाद डी दिया है, डी का मतलब मल्टीप्लाई है, और फिर 10 है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको पता है क्या करना है, बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास में आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद डिवाइडेशन, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस, फिर माइनस, ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले डिवाइडेशन आप सॉल्व करोगे तो 30 में 5 का भाग दो, ये हो जाएगा आपका 6। फिर आपका जो इक्वेशन बनेगा वो 22 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस प्लस है, और यहाँ पर ये 40 इंटू 10 है, तो आप मल्टीप्लाई है तो इसको आप करोगे तो ये 40 में जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप 6 और 400 को जोड़ोगे तो ये 406 हो जाएगा। फिर इसके बाद फाइनली बचता है निगेटिव -22। तो जब इसमें से आप घटाओगे तो ये आपका बच जाएगा आपका 300, ये बचेगा 4, फिर इसके बाद बचा 10, 10 में 8, 384। 384 जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। फिर इसका बाद एक सवाल और ऐसे ही आया था सेम तरीके का, वो भेजे नहीं, ये सब सही से क्लियर नहीं था वो, तो मुझे पता नहीं चला है। तो अभी अभी ये देख लीजिए नेक्स्ट जो है 11। तो इसमें क्या बोला है इसमें बोला है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है, तो ए और बी के आयु के बीच अंतर कितना है। अब देखिए ये बहुत इजी सवाल है, कभी भी रेशियो वाला अगर सवाल आए तो ऐसे लिख लिया कीजिए, ये ए और ये बी। अब इनका रेशियो दिया है 7:3, और दूसरा रेशियो दिया है 6 साल बाद। 6 साल बीतने के बाद इनका रेशियो जो है 5:3 होता है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब समय के साथ जो है रेशियो भी चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक रेशियो तो चेंज हुआ है ए का 7 से 5, लेकिन बी का जो है वो 3 से 3 ही रह गया। तो पहले तो इसको रेशियो को चेंज करेंगे, कभी भी सेम रेशियो नहीं होता है। तो आप इसको जब चेंज करोगे तो कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा फंडा है। जब इसको चेंज करना होता है तो आप 7 और 3 को घटाएंगे, यहाँ पर 4 आएगा। फिर इसको 5 में से 3 घटाएंगे और यहाँ पे 2 आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी इक्वेशन बन जाएगी, नई इक्वेशन, जो नया रेशियो बनेगा वो ये बन जाएगा। 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 14, 2 से 14 इंटू 2 3 6। फिर इसको 4 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे 20 और इंटू 4 3 12। अब देखिए यहाँ पे 6 साल बाद जब आप देखेंगे तो रेशियो चेंज हुआ है, ठीक है। 14 का 20 हो गया, 6 का 12 हो गया। 6 साल बाद 6 ही रेशियो चेंज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल में 6 रेशियो चेंज हुआ, यानी 1 साल बराबर एक रेशियो। यानी आपको कुछ नहीं करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका एज है वर्तमान का, वो ए का बी है, ए का जो है 20 है, और जो बी का है वो 12 ही है। अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो 20 और 12 का अंतर कितना होता है, 8 वर्ष। तो आपका 8 वर्ष, ठीक है। तो 8 वर्ष, देखिए अगर दिखा नहीं होगा तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि 7:3 और 5:3 है। पहले तो रेशियो हम बराबर करते हैं। जब रेशियो बराबर करेंगे तो इसके लिए पहले 7 में से 3 को घटाएंगे 4, और 5 में से 3 को घटाएंगे 2, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नया जो रेशियो बन के आएगा वो हो जाएगा 14:6 और 20:12, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल गया कि ये जो है 6 साल में 6 रेशियो बढ़ा है। इसका मतलब 1 साल बराबर 1 रेशियो, तो यानी जो इनका वर्तमान में आयु होगा वो इतना ही होगा, 20 और 12। तो अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 20 और 12 जो है ए और बी का वर्तमान आयु है, तो उसको घटाएंगे 20 में से 12, तो 8 वर्ष आएगा। तो 8 वर्ष इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे तो आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि तोता का संबंध उड़ने से है, तो वही किसका संबंध रेंगने से है। देखिए भाई, मेढक जो है रेंगता नहीं है, वो पानी में तैरता है, और जो ज़मीन पे है वो कूदता है। मछली जो है पानी में तैरती है, ठीक है, मछली जो है पानी में तैरती है, तो ये भी इसका कोई मतलब नहीं है रेंगने से। मगरमच्छ जो है देखिए, अब
अगर मगरमच्छ, अगर डी ऑप्शन जो है यहाँ पर अगर कोई नहीं दे रखा है, कोई नहीं, यानी यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पर दे दिया केचुआ, यहाँ पर दे दिया सांप, तो वो ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं दे दिया है और यहाँ मगरमच्छ दिया है, तो बहुत लोगों ने मगरमच्छ भी लगाया है। लेकिन मगरमच्छ मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो पानी में तैरता है और ज़मीन पे पैरों से चलता है। लेकिन ये सटीक आंसर नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन डी में कोई नहीं भी दे रखा है। कोई नहीं का मतलब है यहाँ पर केचुआ और सांप भी हो सकता है, तो बेटर आंसर वही हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये ऑप्शन डी सही होगा, कोई नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है गांव, जिला, राज्य, तहसील, राष्ट्र, इसको सही क्रम में लगाना है। अब इसको सही क्रम में लगाना है तो आपको सीधी सी बात है, आपको पता है पहले सबसे छोटी चीज़ इनमें से क्या है, गांव। तो पहले आएगा आपका गांव, ठीक है। फिर उसके बाद गांव के बाद उससे बड़ी चीज़ क्या होती है, उससे बड़ी चीज़ होती है तहसील। तो फिर आ जाएगा तहसील, तहसील, ठीक है। फिर उससे बड़ी चीज़ होती है ज़िला। फिर उससे बड़ा क्या होता है, राज्य बनता है। और राज्य को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, राष्ट्र बनता है। ठीक है, तो ये सही इसका क्रम है। ऐसे ही एक और है, क्रम वाला ही क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पौधा, बीज, फर्नीचर, पेड़, लकड़ी, इसको सही क्रम में लगाएं। तो आपको पता है कि लकड़ी, पेड़ अगर बनाए तो पेड़ को कैसे बनाए, पेड़ बीज पहले आता है ना, पेड़ का बीज लगाओगे तभी पेड़ उगेगा, तो पहले बीज आएगा, ठीक। फिर बीज आएगा, फिर बीज का पौधा बनेगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, पौधा। फिर उसके बाद पौधे के बाद आप आओगे, ये पौधा पेड़ बनता है। फिर पेड़ बनने के बाद जब ये बढ़ जाता है और ये जब देखा जाए फल वल नहीं देता, तो इसको काट के लकड़ी बना दी जाती है। और जब लकड़ी बन जाती है तो लकड़ी का हम क्या बनवाते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं। सबसे लास्ट में क्या आएगा, फर्नीचर। ठीक है, ये सही क्रम है। फिर उसके बाद विषम छाटिए। अब विषम छाटिए का मतलब जो तीन एक समान होंगे उनको छोड़ देना है, और जो अलग होगा चौथा उसको छाटना है। विषम का मतलब यही होता है। और तो बढ़ई है, कुम्हार है, मिस्त्री और किसान है। तो बोला कि इसमें से कौन विषम है, तो विषम इसमें ऑप्शन डी है, किसान। अब कैसे मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि बढ़ई जो है वो कारीगर है, जाता है काम करता है और पैसे कमाता है। कुम्हार भी कारीगर है, मिट्टी के बर्तन बनाएगा, बेचेगा, उसके पैसे कमाएगा, कारीगर है, ये भी एक काम करता है। मिस्त्री जो है ये भी कारीगर है, काम करता है, ठीक है। और जो भी है बनाता है। और किसान जो है ये कारीगर नहीं, कारीगर में नहीं आते हैं किसान। किसान कारीगर में नहीं आते, ये अपने मूलभूत जीवन को चलाने के लिए खेती करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये कारीगर में नहीं आएगा। तो ये किसान एकदम ऑड है, विषम है, यही ऑप्शन सही होगा, किसान, ऑप्शन डी। ठीक है, विषम छाटी। देखिए विषम एक और आ गया, पनीर, मक्खन, दूध, दही। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा मेरे ख्याल से वो दूध सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि दूध से ही ये तीनों बनते हैं, मक्खन भी, पनीर भी और दही भी। लेकिन दूध जो है, दूध किसी और मटेरियल से बनाया नहीं जाता है, ये तो डायरेक्ट जेन्युइन है, ये सीधे में जानवरों से मिलता है। तो दूध के अलावा बाकी सब दूध से बनाए जाते हैं, इसलिए जो अलग है वो दूध है, ऑप्शन सी ये ज़्यादा सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम और शैलेश एक दूसरे के तरफ पीट करके खड़े हैं। देखिए क्या बोल रहा है, रुकिए, ये बोल रहा है कि विक्रम, ठीक है, विक्रम और शैलेश एक दूसरे के तरफ पीट करके खड़े हैं, प्रातःकाल समय है, प्रातःकाल का समय है। मान लीजिए विक्रम है और ये शैलेश है, और ये एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं, यानी इनका मुंह ये अपोजिट साइड में होगा। और प्रातःकाल का समय है, इसका मतलब सूर्य निकल रहा है पूरब से, सूर्य निकल रहा होगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि प्रातःकाल का समय है, और विक्रम की परछाई जो है, ये जो विक्रम है भी से डिनोट किया है जिसको मैंने, इसकी परछाई जो है उसके बाईं तरफ पड़ रही है। बाईं तरफ का मतलब क्या है, जब ये इधर मुंह करके खड़ा होगा तो बायां इस साइड हुआ, ये साइड हुआ इसका बायां, यानी ये परछाई पड़ रही है इधर, परछाई नीचे की साइड में पड़ रही है यानी इसके, ठीक है। तो इसका मतलब परछाई कब अपोजिट साइड में पड़ती है, जब उसके अपोजिट सूरज हो। तो यानी ऊपर की साइड जो है उधर से सूरज निकल रहा होगा, यानी ये है पूर्व वाली डायरेक्शन। और जो इसकी परछाई पड़ रही है वो पड़ रही होगी फिर पश्चिम में, पश्चिम, ठीक है। जब आपने पूर्व और पश्चिम निकाल लिया तो आपको अच्छे से मालूम है कि इधर जो है वो दक्षिण होगा, ठीक है, और इधर जो है उत्तर होगा,
ठीक है। तो इसने बोला है कि जब विक्रम जो है खड़ा, विक्रम और शैलेश अपोजिट साइड में खड़े हैं, मुंह करके खड़े हैं, और विक्रम की जो परछाई है वो पश्चिम के वो उसके बाएं साइड में पड़ रही है, और प्रातःकाल का समय यानी सूर्य जो है पूर्व की दिशा से निकल रहा है और परछाई इसके पश्चिम में पड़ रही है। तो पूछा है कि शैलेश किधर मुँह करके खड़ा है, तो यानी शैलेश दक्षिण की साइड में मुँह करके खड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, दक्षिण साइड में खड़ा है। ठीक है, ये इसका दक्षिण आंसर होगा, इसका क्या होगा, दक्षिण आंसर होगा, दक्षिण साइड में। शैलेश का मुँह किधर है, दक्षिण साइड में। समझ में आया होगा आपको। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहा है कि FGHIJKLMNOPQ, तो नेक्स्ट क्या आएगा। तो आपको ABCD तो याद ही होगा, सिंपल सी बात है। F के बाद G आता है, G के बाद H आता है, I आता है, JKLMNOPQ, यहाँ पर आ जाएगा RST। बहुत सिंपल सवाल था ये पूरे रीजनिंग का। तो इसके बाद हम 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि PR का पिता है। देखिए हम बनाते चल रहे हैं साथ में, आप भी ध्यान देते चलिएगा, इससे ही तीनों क्वेश्चन, इसके इस पे 3 क्वेश्चन दिए, तीनों सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, PR का पिता है, तो मैं देखिए पिता जो जेंट्स है उसको मैं बॉक्स से डिनोट करूंगा, जो लेडीज़ है वो मैं उसको गोले से डिनोट करूंगा। ठीक है, और जो शादीशुदा है वो उसको इस सिंबल से डिनोट करूंगा, और भाई बहन का जो सीधे सीधे ये सिंबल डिनोट करूंगा। ये भाई बहन का है, ये पति पत्नी का है, पति पत्नी का सिंबल है। ठीक है, ये फीमेल का सिंबल है, ये मेल का सिंबल है। ये सिंबल मैं यूज करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, PR का पिता है, तो P जो है, P बना दिया मैंने, P जो है R का पिता है। तो R का पिता है, इसका मतलब ये मेल है। ठीक है, अब R का नहीं पता ये क्या है, क्योंकि P पिता है तो P यानी मेल है। किंतु R P का बेटा नहीं है। देखो इसने बोल दिया R जो है P का बेटा नहीं है, तो क्या हो सकता है, ये बेटी हो सकती है। ठीक है, फिर TR की बेटी है, TR की बेटी है, तो R ये है और इसकी बेटी कौन हो गई, T, तो ये भी क्या हो गई, लेडीज़, तो इसको भी गोले से डिनोट कर दिया मैंने। U P की पत्नी है, U जो है P की पत्नी है, P को मैंने इस सिंबल से, पत्नी को मैंने इस सिंबल से डिनोट किया है, और पत्नी है तो ये गोले से डिनोट कर दिया, इसके अंदर लिख दिया मैंने P, वो सॉरी U जो है P की पत्नी है। ठीक है, QR का भाई है, अब ये R है, R भाई बहन को सीधे डिनोट करना है, ये सीधी लाइन से, और भाई है, QR का भाई है यानी वो जेंट्स है, तो ये मैंने बॉक्स के अंदर R बना दिया। ठीक है, ये R। S Q का बेटा है, S जो है वो Q का, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये QR का भाई है, Q जो है Q होगा यहाँ पर। ठीक है, ये Q होगा, Q होगा। ठीक है, Q जो है, फिर S Q का बेटा है, तो S जो है यहाँ पर आया, और ये Q का बेटा है, तो यहाँ पर ये भी एक बॉक्स में आएगा और Q के नीचे आएगा। ठीक है, ये मैं नीचे इसलिए बना रहा हूँ कि जनरेशन गैप करनी है तो नीचे ही आएगा। ठीक है, Q जो है, S जो है Q का बेटा है, फिर बोला है V Q की पत्नी है, तो ये Q है, और यहाँ पर पत्नी को इससे डिनोट करेंगे, और ये V है लेडीज़, तो V पत्नी है। W V का पिता है, तो ये V है और इसका पिता ऊपर जाएगा क्योंकि जनरेशन एक बढ़ गई, और W पिता है तो जेंट्स होगा, तो बॉक्स में इसको डाल दिया। अब ये बन गया, ट्री बन गया रिलेशन का। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एस की दादी कौन है, तो ये एस यहाँ है, और इसकी माता जो इसका पिता है वो क्यू है। जब पिता क्यू है तो क्यू का जो बाप होगा वही तो इसका माँ होगी, वही तो इसकी दादी होगी। तो क्यू, एस, एस का बाप क्यू है, और क्यू देखो किससे रिलेटेड है, पी से, क्योंकि आर इसका भाई है और आर का पिता पी है, तो यानी ये क्यू का भी पिता होगा। जब पिता क्यू का पी है तो भी क्या होगी, इसकी माता होगी, और जब भी क्यू जो है क्यू की माता भी है, तो ये एस की क्या हो गई, दादी, तो आंसर क्या होगा, भी, दादी। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाओगे आप, एस की दादी कौन है, भी, एस की दादी है, दादी। ठीक है, दूसरा है यू का बेटा कौन है, यू का बेटा कौन है, यू देखिए इस पे कहाँ है, ये सॉरी वो भी नहीं है, वो यू है, गड़बड़ हो गया। और ये यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये यू भी एक ही जैसे बना दिया है मैंने, तो ये गड़बड़ हो गया है। यू,
ये है यू इसकी दादी है, ठीक है, आंसर होगा यू इसकी दादी है, क्योंकि ये ऊपर वाला यू है, ध्यान दीजिएगा, भी ये है नीचे वाला, ठीक है, ठीक है। तो यू दादी हो गया। यू का बेटा कौन है? अब यू का बेटा कौन है, अच्छे से पता है आपको, यू का बेटा क्यू है, अभी मैंने रिलेशन दिखाया आपको। तो यू का बेटा क्या है? क्यू है, क्यू आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा है क्यू का ससुर कौन है? क्यू का ससुर, अब ये क्यू है और क्यू की पत्नी कौन है? ये भी है, और भी का पिता कौन है? डब्लू है, तो डब्लू क्या हो गया? क्यू का ससुर, तो यहाँ डब्लू आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यदि आज बुधवार है तो आने वाले रविवार से पांचवा दिन कौन सा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि ये आज बुधवार है, मान लो यहाँ बुधवार है, आज वेडनेसडे है, तो ये बोल रहा है तो आने वाले रविवार से 25वां दिन कौन सा है? तो मान लो बुधवार के बाद क्या होता है? बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, शनिवार बोल सकते हैं, सॉरी, फिर इसके बाद संडे, जिसको रविवार बोलते हैं। तो बोल रहा है कि संडे से 25वां दिन कौन सा होगा? तो संडे से 25वां दिन, देखिए आप एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए 25 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 7 या 21, बचा शेष कितना? 4। तो यानी ये 7 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यानी 21वां दिन जो है वो संडे ही होगा, लेकिन वो 4 जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो अगला दिन होगा। तो यानी संडे सब 4 दिन जोड़ लीजिए आप, संडे के बाद 4 दिन जोड़िए, 1 2 3 4, संडे के बाद चौथा दिन कौन सा होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर उसके बाद थर्सडे। तो क्या होगा आंसर यहाँ पर? थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार इसका जो है वो क्या होगा? आंसर होगा बृहस्पतिवार। इसके बाद नेक्स्ट आइए, 5:30 बोल रहा है कि 5:30 और 6 मतलब 5:30 बज रहे हैं और 6 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा? तो इसने पूछा कि 5:30 और 6 के बीच में जो सुइयाँ हैं वो अपने आपस में 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगे? तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, वो ये होता है, टी इजकल टू ब्रैकेट में 30 × आवर +- 90 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 2/11। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना आंसर आएगा। तो हम पहले पॉजिटिव का लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद निगेटिव का चेक करेंगे। पॉजिटिव का चेक कर लेते हैं हम। इसको आसान करने के लिए हम इस कैलकुलेशन को हम ये 5:30 ना करके 5 बजा देंगे सीधे, और दूसरा 6 है तो 6 ही रहने देंगे। तो हम ये देखेंगे कि 5 और 6 के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, T=30 इंटू एच +- 90, फिर ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 2/11। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक है। 30 गुणा आवर आप लोगे तो आप 5 ले लोगे, ठीक है, 5 और पॉजिटिव लेना है, फिर 90, फिर 2/11। तो आप यहाँ देखोगे तो ये 150 हो जाएगा, और 150 में जब 90 जोड़ोगे आप, फिर यहाँ पे 2/11 है, फिर 90 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.4 240, ठीक है, 240 हो जा रहा है, 240 बाई मल्टीप्लाई 2/11। तो जब आप इसको करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, वो जोड़ के आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे 240 को तो ये 280 हो जाएगा, 280/11। और जब इसको आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 43 यानी 43 सही 7/11। यही आपका सही आंसर होगा। 43 सही 7/11 मिनट पे जब ये सुई आएगी आपकी मिनट वाली, तो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे सब, ठीक है। और इसलिए मैंने इसका एक और आंसर आएगा, जब आप माइनस लोगे तो और आंसर आएगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए सही बोल दिया क्योंकि इसने एग्जैक्ट टाइम दिया है 5:30 बजे के बाद होना चाहिए। तो ये 5:30 बजे के बाद एक ही बार 90 बनता है, 5:30 बजे के बाद वो पौने 6 बजे के आसपास में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए मैंने इसको सही कर दिया। दूसरा अगर नेगेटिव लेते हो आप तो वो मेरे ख्याल से वो आ जाएगा 5:15 के आसपास, तो वो तो बोला नहीं है इस क्वेश्चन में, बोला 5:30 बजे के बाद और 6 बजे से पहले 90 डिग्री। तो यही आंसर सही होगा, 43 सही 7/11, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि ए ने बी को साइकिल 20% लाभ पर बेचा, फिर बी ने 25% के लाभ पर सी को बेचा, ठीक है।
फिर सी ने बी को 1500 रुपये दिए, तो बताइए कि ए ने साइकिल के लिए कितना रुपए पे किया। तो देखो आप सिंपल एक फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको। ए का जब आपको निकालना है तो ए बराबर हो जाएगा आपका, ए ने कितने परसेंट पे भेजा, 20% लाभ पे। तो आप इसको कर सकते हो कि मान लो उसने 100 रुपये की वो चीज़ खरीदी, एक अपनी तरफ से मान लो ऐसे कि उसने 100 रुपये की चीज़, 100 रुपये की वो चीज़ खरीदी, ठीक है। आपको अगर ऐसा नहीं लगे तो अपनी तरफ से मान लीजिए, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी उसके पास, और उसने कितने परसेंट, 20% के लाभ पे भेजी, तो यानी ये 120% हो जाएगा, 120। और ये हो जाएगा जब इसने बेचा, जब इसने ए ने बी को बेचा 120% लाभ पर, तो ये 100 का 120% हो जाएगा, ठीक है। तो ये 120 ही आ जाएगा, ठीक। फिर ये जो है 120, जो इसका दाम 120% हो गया, इसको सी को बेचा गया, बी ने जो बेचा वो 25% एक्स्ट्रा लाभ पे बेचा। तो अब ये मान लीजिए ये हो गया आपका मूलधन। अब इस ये आपका हो गया मूलधन, अब इसको 25% बढ़ा के बेचा, तो 120 गुणा 125 बटा 100, जब आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25 के 25 पंजे 125, 25 चौका 100, फिर 4 से इसको 4 3 12 जीरो, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 150, ठीक है। 150 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 150 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है हमने 100 माना था, ठीक है, और वहाँ पर इसको कितने का फ़ायदा हुआ, उसको फ़ायदा हुआ 50, सीधे लास्ट में लाके 50 का फ़ायदा हुआ परसेंटेज पे। और इसने बोला है कि जो सी ने है वो पे किया था, जो 150 तो हमने परसेंटेज निकाला है, वो पे किया था 1500 रुपये, 1500 रुपये। तो अब यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जब 150 को कंपेरिजन करोगे 1500 से, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, उसके बाद एक बराबर जो आपका बचेगा वो बचेगा 10। तो लास्ट में 150% को 10, ठीक है, लास्ट में इसको 50% की 150% का फ़ायदा हुआ था, तो 150% का फ़ायदा हुआ था, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 150 को, तो ये हो जाएगा 1500, बराबर आ रहा है 1500 रुपये। यानी जो है यहाँ पर हमने शुरू में क्या माना था, ए ने मान लो 100 रुपये में ख़रीदा था, यानी 100 रुपये पे किया होगा जब ए ने ख़रीदा होगा, तो जब आपने यहाँ पर एक बराबर 10 है, तो 100, एक बराबर 10 है, 10 है, तो यहाँ पर 100 हमने माना था, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ए का निकल के आ जाएगा 1000 रुपये। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये उसको ए ने पे किया होगा जब उसने खरीदा होगा, तो इसका आंसर जो है 1000 रुपये होगा, ठीक है। अरे यार दिखाई नहीं दिया क्या आप लोग को, ठीक है। तो 1000 रुपये इसका आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः 1160 और 840 है। 55% लड़के तथा 45% लड़कियां परीक्षा में पास होते हैं। इतने पास हुए लड़के 55% और लड़कियां 45%, तो कितने परसेंट बच्चे फेल हुए। तो फेल हुए बच्चे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे पहले इसका फेलियर निकाल लेंगे। फेल फेल कितने बच्चे हुए, फेल हुए यानी 55 तो पास हुए, तो यानी लड़के कितने, लड़के जो फेल हुए वो कितने होंगे, फिर वो 45% होंगे। और लड़कियां जो फेल हुई होंगी, मान लो पास हुई 45, तो फेल कितनी हुई होंगी, 55%, 55%, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 55% लड़कियां फेल हुई होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको अब फेलियर निकालना है। तो 11 ये है लड़के, लड़कों की संख्या, तो 11 का 45% निकाल लीजिए। फिर उसके बाद लड़की कितनी है, 840, तो इसका 55% निकाल दीजिए, फेलियर निकल के आ जाएंगे। और जब आप देखोगे, आप ये काट पीट करोगे यहाँ पर, 5 9 45, 5 दूना 10, फिर 2 पंजे 10, 2 8 16, ठीक है। तो 9 8 72 का 2, और उसके बाद आपका 9 8 72 का 2, 9 पंजे 45, 45, और 7 कितना हो जाएगा, 52, 552 जो है लड़के फेल हुए, ठीक है। और यहाँ पर आओगे तो 5 से यहाँ 11 आ जाएगा, और ये 5 से 20, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा
4 2 42, फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा 11 दूना 22 का 2 वहाँ से लेके 2, फिर 11 चौक 44 और 2 46, 462। ठीक है, ये लड़कियों की संख्या आ गई जो फेल हुई हैं, ये लड़कों की संख्या आ गई जो फेल हुए। तो इसने बोला है कि अब फेलियर का परसेंटेज कितने परसेंटेज निकालना है। तो अब जब आपको परसेंटेज निकालना है तो आप इन दोनों को जोड़ोगे। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका जोड़ के 984 टोटल बच्चे क्या हुए, फेल हुए। अब इनका परसेंटेज निकालना है। तो टोटल बच्चे कितने, टोटल है 1160 प्लस 840 बराबर टोटल 2000 बच्चे हैं। ठीक है, 2000। अब इनका परसेंटेज निकालना है जो फेल हुए हैं। तो 2000 कितने फेल हुए हैं, 984 अभी हमने निकाला। अब इसका परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज निकालोगे 100 से ये 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ पर 20 बचेगा। जैसे 20 से आप इसको 984 को आप जब देखोगे तो ये 49.2% इसका निकल के आएगा। यही आंसर होगा 49.2%। जो भी ऑप्शन में होगा 49 या 49.2%, तो आप ये लगा दोगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार और समझा दूंगा, लेकिन आप देख लो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने लड़के और लड़कियों को पास का दे रखा है, तो मैंने फेलियर का पूछा है तो फेलियर वालों का परसेंटेज निकाला, फिर उसके बाद फेलियर वालों को परसेंट निकाल के जोड़ दिया, फिर टोटल बच्चे का से उसका परसेंटेज पूछा है कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो 49.2% बच्चे जो है फेल हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर एक पुरुष किसी लड़के को फोटो में दिखाते हुए कहता है कि वह मेरे, ये देखो ब्लड रिलेशन से आया है, तो ब्लड रिलेशन से देखिए जो बोलता है वही करना चाहिए। एक पुरुष किसी लड़के को फोटो में दिखाते हुए, यानी ये मान लो ये पुरुष है, वो पॉजिटिव नोट कर दिया। अभी ये कोई फ़ोटो लगी हुई है, इस फोटो को दिखाते हुए बोल रहा है कि एक पुरुष फोटो में दिखाते हुए कहता है कि वह, यानी ये मेरे पिता के, यानी जो इसका पिता है, जो इस लड़के का पिता है, तो इस मेरे पिता, अब इसका पिता बनाओगे तो इसके ऊपर ही तो बनेगा इसका पिता, तो ऊपर पिता बना दो इसका। ठीक है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र। अब इसके पिता का जब इकलौता पुत्र है, इसका मतलब इसके पिता का एक ही पुत्र होगा। और ये बोल भी रहा है कि मेरे पिता, यानी यही इकलौता पुत्र है, यानी ये बोल रहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी ये जो फोटो में दिखा रहा है वो इसका क्या हो गया, पुत्र है। तो ये वो इसके नीचे आ जाएगा पुत्र। ठीक है, तो उस पुरुष का उस लड़के से क्या संबंध है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये इसका पिता है। ठीक है, लड़के का पिता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पिता। आंसर पिता हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, जिस तरह भार किलोग्राम से संबंधित है उसी तरह नीचे बताए गए नीचे संबंध बताएं। ठीक है, तो भार किलोग्राम, यानी आप कोई भी भार जाओगे तो किस में नापा जाता है, उसका किलोग्राम में नापा जाता है। जैसे आप चावल लेने गए तो इसका भार कितना है, 10 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे ही तो वही रिलेशन नीचे ढूंढना है। माइल का दूरी, ठीक है, ये माइल जो है वो बेसिक नहीं है तो ये भी दूरी का है मेजरमेंट, लेकिन ये बेसिक नहीं है, बेसिक किलोमीटर होता है। यहाँ पर ये मेजरमेंट का पाउंड दिया है, मेजरमेंट का पाउंड, मेजरमेंट तो है ये, लेकिन इससे इस जो भार किलोग्राम है उससे कोई इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मेजरमेंट तो है लेकिन ये उससे रिलेशन नहीं दिखा रहा है। और दूसरा तीसरा जो है सी, दूरी किलोमीटर, ये एकदम सही रिलेशन दिखा रहा है। ये दूरी का जो दूरी किस में नापी जाती है, आप कितने, जैसे आप यहाँ से लखनऊ गए तो लखनऊ की दूरी पूछा जाएगा कि मान लो कानपुर से लखनऊ कितना दूर है, मान लीजिए गोरखपुर से बलिया कितना दूर है, तो गोरखपुर से बलिया 155 किलोमीटर है, तो दूरी को किलोमीटर में ही नापा जाता है। तो यानी ये जो रिलेशन है बिल्कुल सही दिखाया है, ऑप्शन सी जो है यही सही होगा, दूरी किलोमीटर। ठीक है, दूरी किलोमीटर याद कर लीजिएगा, यही सही आंसर होगा। फिर बोला कि हिटलर जर्मनी से संबंधित है, तो बाकी बताइए कि नीचे कैसे संबंधित है। तो जब हिटलर जर्मनी से संबंधित है तो आपको मालूम है हिटलर जर्मनी का था, लेकिन जर्मनी का क्या था, जर्मनी का वो डिक्टेटर था, यानी वो तानाशाह था। तो नीचे देखो शेक्सपियर लंदन, ये थे तो लंदन के, लेकिन शेक्सपियर जो राइटर थे वो लंदन के तानाशाह नहीं थे। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन मेरे पास आया था ये आया था मुसोलिनी, इटली। तो मुसोलिनी जो था वो भी एक तानाशाह था, वो कहाँ का था, इटली का था। तो ये रिलेशन एकदम सही बैठा रहा है और ऑप्शन यही सही होगा, ऑप्शन बी, मुसोलिनी इटली। मुसोलिनी जो है वो इटली का तानाशाह था। ठीक है, तो ये मेरे पास 26 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो कि मैंने आपको पूरे सॉल्व करके दिखाए हैं। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसा लगा हो कि जो क्वेश्चन आपके पास है लेकिन आपको उसका आंसर नहीं मालूम है, और तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। जो भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे मैंने उसको सॉल्व करके दिखा दिया है। आप अगर आपके पास क्वेश्चन है तो सॉल्व करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।